नमस्कार, मैं अशोक बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी पोस्टेड एट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा जोधपुर। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का एक लेसन जिसका नाम है लैंडस्लाइड। सुना होगा आपने, यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसे हिंदी में भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन, लैंडस्लाइड। मित्रों, हमने बीए फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, जिसका नाम है अपक्षय और अपर्दन। सुना था आपने? इस अपक्षय और अपर्दन में हमने एक मास इरोजन और पढ़ा था। मास इरोजन को कहते हैं वृहद क्षरण। क्या कहते हैं? वृहद क्षरण। वृहद क्षरण का मतलब क्या? वृहद का मतलब बहुत बड़ा, क्षरण का मतलब कि टूटना फूटना। तो इसका मतलब है बहुत बड़े स्तर पर टूट फूट होना, उसको कहते हैं वृहद क्षरण। तो मित्रों, जो लैंडस्लाइड है ना, यह एक प्राकृतिक या अब यूँ कह सकते हैं आपदा है जिसका कारण प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। यह आपदा एक वृहद क्षरण है। क्या है ये? वृहद क्षरण है। वृहद क्षरण में क्या होता है कि कोई भूखंड है, बहुत बड़ा सा भूखंड, वो भौतिक या रासायनिक कारणों से टूटकर अपने स्थान पर टूट कर गिर जाता है और फिर अपर्दन की जो शक्तियां हैं वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देती है। तो ये वृहद क्षरण है। इस वृहद क्षरण में किसी भी स्थान के कोई चट्टान है जिसे शेल कहते हैं, या कोई मलबा है, चट्टान का कोई टुकड़ा, मलबा, या कोई मृदा है, मृदा का कोई भाग, या चट्टान का कोई टुकड़ा या मलबा, ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी स्थान पर स्थित चट्टान, मलबे या मृदा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना ही खिसकना, इसे क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान या चट्टान के किसी मलबे या मृदा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर खिसकना ही क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड कहलाता है। अब मित्रों, अन्य आपदाओं की तुलना में, जैसे भूकंप है या ज्वालामुखी विस्फोट है या हम यूँ कह सकते हैं चक्रवात, उनका जो कारण होता है वो बहुत लंबा हो सकता है। जैसे कि हम यूँ कह सकते हैं कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से भूकंप आता है। तो हमें ये ध्यान है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार कि कौन कौन सी प्लेटें हैं जहाँ पर जो प्लेटें आपस में टकराती है या जिनमें कन्वर्जेंस होता है या अभिसरण होता है, ये हमें ध्यान है। तो वो वाले क्षेत्र प्रोण हो जाएंगे या संभावित भूकंपीय क्षेत्र हो जाएंगे। या हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जो तटीय क्षेत्र जहाँ पर चक्रवात आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब की स्थिति वो है अचानक से लो प्रेशर वाली हो जाती है और वहाँ पर चारों तरफ से जो पवनें हैं वो वहाँ पर दौड़ कर आएगी। ठीक है, लो प्रेशर को बढ़ने के लिए और वहाँ पर चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। लेकिन उनके समान ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव जैसे भूकंप और जैसे चक्रवात है, उनका प्रभाव तो बहुत वृहद क्षेत्र पर होता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर उनका प्रभाव रहता है। लेकिन लैंडस्लाइड है ना, इसका प्रभाव बहुत छोटे क्षेत्र पर या स्थानीय क्षेत्र पर होने के कारण, स्थानीय क्षेत्र पर इसका प्रभाव होने के कारण इसका पूर्व आकलन करना और इसकी समय रहते इससे बचाव बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह आपदा बन सकती है, क्योंकि इसका आपदा के घटित होने से पहले बहुत कम चांसेस है कि हम इस आपदा से बच सके। अब हमें ये देखना ये है कि इसके कारण क्या क्या है।
लैंडस्लाइड के क्या कारण हो सकते हैं? कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे जहां पर भूकंप आता है, हो सकता है कि भूकंप आने के कारण किसी भी चट्टान में हलचल पैदा हुई और वो चट्टान यदि मजबूत संगठित नहीं है तो वो असंगठित होकर नीचे की ओर गति करेगी। यहाँ किसी क्षेत्र के अंदर बहुत अत्यधिक वर्षा हुई, अत्यधिक वर्षा, यहाँ अधिक वर्षा, इस अत्यधिक वर्षा के कारण क्या हुआ कि चट्टानों के बीच में जो जॉइंट्स है वो कमजोर होंगे और कमजोर होने के कारण और जब चट्टानों के आंतरिक भाग में जो सरंध्र होते हैं, पोरस होते हैं, उनमें जब जल है वो वर्षा का जल भर जाएगा तो वहाँ की जो चट्टान है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने की संभावना उसकी ज़्यादा रह जाती है। तो भूकंप या अत्यधिक वर्षा या किसी बांध, कोई बड़ा सा जलाशय और यदि वो टूट जाता है तो उस जल के बाढ़ के जल के बहाव के कारण इस घटना के घटित होने की संभावना अधिक है। इसके अलावा कुछ मैन मेड कारण भी है, मानव निर्मित कारण भी है, जैसे कि मानव अत्यधिक निर्वनीकरण, वनों को मानव ने क्या कर दिया है, काट दिया है। तो वनों को, जब वन क्या करते हैं, हमेशा वनों की जड़ें हैं वो चट्टानों को मजबूत रखने का कार्य करती है। जब मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन वनों को बहुत तेजी से अंधाधुंध कटाई कर दी, तब क्या हुआ, जो चट्टानें थी वनों के नीचे, उनमें जो जोड़ थे या जो उनमें जॉइंट थे वो कमजोर हो गए और उसके कारण वहाँ की चट्टान है वो लैंडस्लाइड प्रोन होगी। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण, इसके कारण जो चट्टानी भाग है वहाँ पर भी अभी नए शहर बसने शुरू हो गए या नए उद्योग स्थापित होने शुरू हो गए। इसके अलावा जो अवसंरचना निर्माण है, जैसे हिमालय क्षेत्र में या पश्चिमी घाट क्षेत्र के अंदर रेलवे का निर्माण, रेलवे पटरी का या सड़क का निर्माण, या किसी रेस्टोरेंट या होटल का निर्माण, इनके कारण क्या हुआ कि इन प्राकृतिक क्षेत्रों में मानव ने क्या किया, अतिक्रमण किया और इन अतिक्रमण के कारण वहां की जो चट्टान थी वो कमजोर हुई और कमजोर होने के कारण वो क्या हो गई, लैंडस्लाइड प्रोन हो गई। अब मित्रों हमें ये देखना है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र है जो सबसे अधिक भूस्खलन से प्रभावित है। तो उनको कहेंगे हम अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र। कुछ होते हैं अधिक सुभेद्य, उसके बाद में होंगे मध्यम या कम सुभेद्य, मध्यम या कम सुभेद्य, और उसके अलावा आगे होंगे अन्य। अब मित्रों जो अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र है भारत में वो है हिमालय के जितने भी स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र है। हिमालय का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, जो पश्चिमी घाट है उसका पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी घाट का पूर्वी क्षेत्र, ये भाग है ना, ये अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र है। उसके बाद अधिक सुभेद्य क्षेत्र भी यही है, क्षेत्र तो इन्हीं में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें और इनमें मुख्य अंतर है उनकी गहनता का और बारंबारता का। मतलब अधिक सुभेद्य क्षेत्र भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन ये इनकी तुलना में ये कम गहन है, मतलब यहाँ थोड़ा कम प्रभाव वाला लैंडस्लाइड होता है, यहाँ इनकी बारंबारता कम है। मतलब यहाँ वर्ष में 10 बार यदि लैंडस्लाइड होता है तो यहाँ 5 बार ही होगा। मतलब क्षेत्र वही है, लेकिन गहनता और बारंबारता में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसके बाद में हमें यह देखना है मध्यम सुभेद्य क्षेत्र। मध्यम सुभेद्य क्षेत्र में जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय में कौन सा क्षेत्र आता है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ठीक है ना, जो पार हिमालय की श्रेणी है। इन क्षेत्रों में जो लद्दाख का क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल कहलाता है, इस क्षेत्र में, इसके अलावा
पश्चिमी घाट के पूर्व में जो वर्षा जहाँ नहीं होती है उस वर्षा के अभाव वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र है जिनको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, इन वृष्टि छाया प्रदेशों के अंदर और असम में ये हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे उनमें असम शामिल नहीं था। असम को छोड़कर सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल थे, जबकि असम मध्यम या कम सुभेद्य क्षेत्र में आता है। और अन्य के अंदर जो सबसे कम लैंडस्लाइड है, जैसे राजस्थान का मरुस्थल है तो मरुस्थल में रेत ही रेत पड़ी है, बालू की रेत है, यहाँ पर तो चट्टान ही नहीं है, तो लैंडस्लाइड क्या होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसमें अरावली का क्षेत्र भी आता है। अरावली किस में आती है? मध्यम या कम सुभेद्य क्षेत्र में आती है। और अन्य में आएगा जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ये वाला क्षेत्र, ये है अन्य, यहाँ सबसे कम सुभेद्य क्षेत्र है वो पाए जाते हैं। तो ये भारत को यदि हम लैंडस्लाइड के आधार पर विभाजित करते हैं तो अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र, अधिक सुभेद्य, मध्यम सुभेद्य और अन्य। सुभेद्य का मतलब होता है प्रवण, प्रवण का मतलब है कि संभाव्य, संभाव्य का मतलब यह हो गया कि वह क्षेत्र उस घटना के अंतर्गत आने में कितनी संभावना है, उसको हम कहेंगे प्रवण। तो अत्यधिक, अधिक, मध्यम और कम और अन्य, इस आधार पर हमने भारत को लैंडस्लाइड या भूस्खलन के आधार पर भारत को वर्गीकृत किया। अब भारत की एक संस्थान है जिसका नाम है जीएसआई, आपने सुना होगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सुना है? नहीं सुना? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और ये माइंस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खनन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ये एक बॉडी है जिसकी स्थापना 1851 में हुई, बहुत पुरानी बॉडी, 1851 में इसकी स्थापना हुई। इसने भारत को कुछ लैंडस्लाइड जोन में बांटा है। इसने भारत को क्या किया है? लैंडस्लाइड जोन के आधार पर भारत का मानचित्रण करने का कार्य है, मानचित्रण करने का कार्य अभी इसने हाल ही में किया है। इसके अकॉर्डिंग भारत का 12.6% भौगोलिक क्षेत्र है, 12.6% भौगोलिक क्षेत्र है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। इसका मतलब वहां पर भूस्खलन होने की संभावना अधिक है। वो क्षेत्र कितना है? 12.6। किसने कहा? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। कहां पर है? कलकत्ता में। कौन सी मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत। स्थापना कब हुई? 1851 में। इसने लैंडस्लाइड जोन को के मानचित्रण करने का भी हाल ही में कार्य किया है। तो यह था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लैंडस्लाइड के बारे में, मानचित्रण करने की घटना के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हमें यह देखना है कि लैंडस्लाइड जोनिंग क्या होती है। लैंडस्लाइड जोनिंग, जोन क्या होता है मित्रों? जोन का मतलब है कि एक क्षेत्र, ये पूरा जोन हो गया, मतलब ए से लेकर बी के बीच का जो पूरा क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे हम? जोन कहेंगे। जोन का क्या काम है? इस जोन का मतलब ये हो गया कि इस पूरे क्षेत्र में एक जैसी विशेषता पाई जाती है। तो लैंडस्लाइड जोनिंग का मतलब है कि भारत को ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत विभाजित करना या ऐसे जोन्स के अंतर्गत या ऐसे क्षेत्रों में विभाजित करना जहां लैंडस्लाइड की या भूस्खलन की संभावना हो या वास्तविक या संभाव्य भूस्खलन क्षेत्रों के आधार पर भारत के क्षेत्रों का वर्गीकरण करना, इसको कहते हैं लैंडस्लाइड जोनिंग। इसका मतलब है कि भारत को ऐसे अलग अलग जोन में बांटना, जैसे हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, मतलब
जैसे कि लैंडस्लाइड के प्रति कौन सा क्षेत्र कितना प्रोन है या कितना संभाव्य है, तो उसके आधार पर बांटने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं लैंडस्लाइड जोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड जोनिंग। अब मित्रों ध्यान रखना है कि भारत में 2 लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट है, 2 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब वहां बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। कितने हैं भारत में? 2। कौन कौन से? एक है हिमालयन आर्क, मतलब हिमालय चाप का दक्षिणी ढाल। जैसे ये हिमालय है ना, हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व में इस प्रकार से चापनुमा आकृति में फैला है ना। पश्चिम में यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो ये चापनुमा आकृति में फैला हुआ है। इस हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, मतलब ये वाला भाग बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट है, ठीक है ना, बहुत अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र है। और दूसरा है, यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ध्यान है आपको? यहां पर है पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट में भी जहां पर बहुत अत्यधिक वर्षा होती है, वहां पर इस पश्चिमी घाट में भी बहुत अत्यधिक मात्रा में लैंडस्लाइड की घटना होती है। तो भारत के ये 2 हॉटस्पॉट है, एक हिमालयन आर्क और दूसरा पश्चिमी घाट। मित्रों आपको ध्यान है, आपने सुना हो तो 1998 में के अगस्त माह की एक बात है, उत्तराखंड मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके का मतलब उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल कहते थे पहले। इस उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एक जगह है जिसका नाम है मालपा। ठीक है मित्रों, 1998 के अंदर 60 लोगों का एक जत्था जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहा था, रात को मालपा में इसने स्टे किया। रात गुजारी कहां पर? मालपा में। तो यहाँ पर सुबह जल्दी जब ये उठने वाले थे, उस समय बहुत बड़े स्तर पर एक लैंडस्लाइड हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, जहां पर इन 60 कैलाश मानसरोवर के यात्रुओं के अलावा अन्य लोग भी मारे गए और 200 से अधिक, लगभग 200 से 300 लोगों के बीच में लोग उस बड़े से पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है जो नीचे की तरफ आया, लैंडस्लाइड हुआ, उस लैंडस्लाइड के जो मलबे के नीचे 200 से 300 लोग जिंदा दब गए, जिंदा ही दब गए। महीने भर यहाँ पर सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर केवल 12 से 15 लोगों को वो इस मलबे से बाहर निकाल पाई, और वो भी मरे हुए। ठीक है, तो मालपा ध्यान रखना है आपको। मालपा पिथौरागढ़ में, मालपा उत्तराखंड में। तो मालपा लैंडस्लाइड बहुत बड़ी घटना है भारत के लिए, तो ये ध्यान रखना। कब हुई? 1998 के अंदर हुई। अब मित्रों आपने सुना होगा एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना? 2005 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन हुआ। इस अथॉरिटी ने हाल ही में एक स्ट्रेटजी जारी की है, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, NLRMS, नेशनल
लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी? मतलब एक रणनीति जारी की है। किसने? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, रणनीति बनाई है कि जब कभी भी लैंडस्लाइड हो जाए या लैंडस्लाइड होगा तो उससे कैसे बचेंगे, ठीक है ना। तो उसके संबंध में एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनाई है। किसने बनाई है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ये स्ट्रेटजी में कौन कौन से पॉइंट है? सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि हमें संपूर्ण भारत का लैंडस्लाइड हजार्ड जोन, भारत को लैंडस्लाइड हजार्ड जोन के अंतर्गत विभाजित करना होगा। मतलब कौन सा भाग भारत का बहुत अधिक लैंडस्लाइड प्रोन है और कौन सा भाग है वो लैंडस्लाइड प्रोन कम है, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा ना, अत्यधिक सुभेद्य, अधिक सुभेद्य, मध्यम सुभेद्य, कम सुभेद्य और अन्य सुभेद्य, ठीक है ना। तो उस आधार पर भारत को लैंडस्लाइड हजार्ड जोन में बांटने का कहा है। किसने कहा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। क्या बोला कि इसने एक नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी जारी की। उसमें यह बताया कि भारत को LHZ लैंडस्लाइड हजार्ड जोन के तहत भारत को बांटना होगा। चलो ठीक है, इसने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई है। इसके अलावा जो दूसरी बात बताई है वो कहा है इसने कि भूस्खलन निगरानी एवं पूर्व चेतावनी, निगरानी भी रखनी होगी अपन को कि किस क्षेत्र में लैंडस्लाइड आने की संभावना हो सकती है। और जब आने बिल्कुल ही, जैसे कि अब इस कगार पर पहुंच चुकी है चट्टान वहां की कि बहुत अत्यधिक कमजोर हो चुकी है, तो उससे पहले चेतावनी जारी कर दे। तो भूस्खलन निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की बात इसने बताई है। एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम विकसित करना जो भूस्खलन की निगरानी रखे और पूर्व चेतावनी जारी कर दे। इसके अलावा इसने जन जागरूकता की भी बात कही है। जन जागरूकता जरूरी है मित्रों, क्योंकि ये लैंडस्लाइड स्थानीय प्रभाव इसका ज्यादा है। जैसे कि पश्चिमी घाट का कोई भी जिला है, उस जिले के किसी छोटे से शहर में लैंडस्लाइड होने की संभावना है, तो वहां पर प्रत्येक ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो जा नहीं पाएगी। वहां पर रहने वाले लोगों को ही पता होगा कि, क्योंकि वो हमेशा वहां रह रहे हैं, तो उनको ध्यान होगा कि ये जो चट्टान है ये धीरे धीरे कमजोर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने पेड़ पौधे काट लिए, यहाँ पर अन्य इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू कर दी है, यहाँ हमने यहाँ मकान बना लिया है, तो यहाँ की चट्टान बहुत कमजोर हो चुकी है। तो हमेशा वहां रहने वाली स्थानीय लोगों, क्योंकि स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि वहां पर लैंडस्लाइड होगा या नहीं होगा, उनको अधिक संभावना बनी रहती है। साथ ही सबसे पहले स्थानीय जो लोग हैं वही इन प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन लोगों के अंदर जन जागरूकता बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इन्हें हमें ये समझाना होगा कि पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ काट दिया आपने तो पेड़ों की जड़ें उनमें से निकल जाएगी, चट्टानों में से, और जब जड़ें निकल जाएगी तो चट्टान क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और जब यदि, और उन्हें हमें यह भी समझाना होगा कि यदि आपको लगता है कि किसी क्षेत्र के अंदर, किसी ढलान वाले क्षेत्र के अंतर्गत धीरे धीरे कोई ऐसी उसमें दरार आ रही है या वो कमजोर हो रहा है, तो उन्हें तुरंत जिला स्तर पर जो बॉडी बनी हुई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, उस बॉडी को सूचित करना होगा, जिससे कि समय रहते हमें सरकार है वो राहत प्रदान कर सके या पहले से ही वो अपने स्तर पर एक्शन ले सके। तो हमें जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। किसमें का क्या इस स्ट्रेटजी में बताया गया। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी में ये कहा गया कि हमें जो हितधारक है, हितधारक कौन कौन से माने जाएंगे, जैसे आम जनता भी हितधारक है जिनके हित प्रभावित होते हैं। उसके अलावा वनों में रहने वाली जनजातियां, उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जो काम कर रहे लोग हैं उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ माना कि जैसे पर्यटन पे जो पिलग्रिम्स पे या तीर्थ यात्रा पे जो लोग जा रहे हैं, और जैसे मालपा में जो लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम किए तो उनके हित प्रभावित हुए, तो ये सब हितधारक कहते हैं इनको। तो इन हितधारकों की क्षमता निर्माण करनी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना होगा, क्षमता निर्माण का, जिससे कि ये अपने स्तर पर ही कुछ कार्य कर सके।
तो इनके क्षमता निर्माण का काम हमें करना होगा। और इसके अलावा इसने इस स्ट्रेटजी में एक सेंट्रल लैंडस्लाइड रिसर्च को सेंटर स्थापित करने की बात की गई है, जिसका नाम है CLRSM, सेंट्रल लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडी एंड मैनेजमेंट सेंटर। इसकी स्थापना करने की बात यहाँ पर की गई है इस स्ट्रेटजी के तहत, ठीक है। सेंट्रल लैंडस्लाइड रिसर्च एंड स्टडी मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब लैंडस्लाइड की के संदर्भ में रिसर्च करना, नए नए शोध करना, ठीक है, और उस क्षेत्र में स्टडी करना और उसके मैनेजमेंट की बात इसमें कही गई है। तो यह था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी की गई नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के प्रमुख बिंदुओं पर हमने अभी बात की। अब सबसे लास्ट में एक बात करते हैं कि भारत का कौन सा वह राज्य है जो सबसे अधिक लैंडस्लाइड प्रवण है। तो सबसे पहला नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप पर है लैंडस्लाइड का जो संभाव्य क्षेत्र है उसमें। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पर है यूके उत्तराखंड और पांचवें नंबर पर है महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके और महाराष्ट्र। सबसे अधिक है अरुणाचल प्रदेश, फिर जम्मू से हिमाचल प्रदेश, जम्मू से इधर हिमाचल प्रदेश, फिर यूके और फिर इधर अपना जाओ महाराष्ट्र और इधर रह गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पर 1, फिर 2, 3, 4 और 5, मतलब नॉर्थ ईस्ट से शुरू करो, इधर आ जाओ, इधर से इधर चलो और फिर इधर आ जाओ। समझ गए। तो ये थे भारत में जो लैंडस्लाइड से प्रोन एरिया था उनका क्रम था। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद में उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद में महाराष्ट्र, ठीक है। और मालपा की घटना कब घटी? मालपा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड, यूके में। कब घटी? 1998 में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेशनल लैंडस्लाइड जो डिजास्टर है उसके बारे में अभी हमने बात की। अगली जो आपदा है उसके बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे। धन्यवाद।